हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम मैम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हम इसके सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड। हमने स्टार्ट करा था कल अपना फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर 8। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं, और आगे देखा था इसके कुछ फीचर्स देखे थे कि क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं। जैसे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसे जो फॉरेनर्स के लिए हैं। और क्या क्वालिटी थी इनकी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत पड़े उन पे कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट करी जा सकती हैं। पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, ये देखेगा कोर्ट। और क्या देखा था कि कुछ तो स्टेट के मैक्सिमम ज़्यादातर ऐसे ही प्रोविजंस इसके अंदर रखे गए हैं जो कि ना स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट रखे गए हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी रखे गए हैं कि अगर वो उनका वोलेशन करते हैं तो उन पे भी अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, आगे देखा था कि ये नेगेटिव, कुछ तो नेगेटिव है कैरेक्टर में, कुछ पॉजिटिव। नेगेटिव इस तरीके से कि अगर गवर्नमेंट, अगर स्टेट कोई एक्शन ले रही है तो उसको रोकते हैं अगर वो इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो। ठीक है, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो इंडिविजुअल के लिए भी पॉजिटिव है, ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव है, जस्टिशिएबल है। अगर इनका वोलेशन होता है तो फिर हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसके लिए किसी अपील की ज़रूरत नहीं है कि अपील के थ्रू अपने को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये सैक्रोसेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। मतलब इमरजेंसी के केस में या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन आती है तो इनको चेंज करा जा सकता है। बस एक कंडीशन है कि इसकी जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करा जा सकता। और बाकी अगर इसमें कोई भी चेंज लेके आना, मतलब अमेंडमेंट करना है, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही कोई चेंज लेके आया जा सकता है। वो पार्लियामेंट लेके आ सकती है सिर्फ। ठीक है, और तो मेन तो यही थे, अपने इसके फीचर्स देखे थे। और उसके बाद देखा था कि बार बार हम एक वर्ड को, एक टर्म को यूज़ करेंगे, स्टेट। तो उस स्टेट का मतलब क्या है, तो वो देखा था कि स्टेट के अंदर किन किन एजेंसीज़ को, किन ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्टेट के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बोले तो मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर वगैरह हैं, वो सब इंक्लूड कर दिए। लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड कर दिए। ये तो बात चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट का। ऐसा ही केस सेम स्टेट गवर्नमेंट पे भी है कि उधर के सारी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर सभी स्टेट्स की। गवर्नमेंट मतलब वही एग्जीक्यूटिव, मतलब उधर के मिनिस्टर्स वगैरह, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन उधर के सारे एमएलएज वगैरह। और अपने को पता है ये सेंटर से अपनी फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल नेशन है, तो उसमें क्या हो रखा है, सेंटर के लिए यूनियन देख लिया। अब उधर से पावर का डेवोल्यूशन हो रखा है स्टेट्स के अंदर, तो फिर स्टेट्स का देख लिया कि जो भी स्टेट की गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर है, उधर का लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, वो देख लिया। अब आपने को यूँ पता है 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू अपने इधर क्या रखी है, पीआरआईज आ रखी है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी आ रखे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ भी हैं। तो वो भी तो किसका पार्ट, वो भी स्टेट का ही पार्ट फॉर्म कर रही हैं। तो ये तो कुछ ऐसे हमने देख ली कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, ये ऑर्गन देख लिए। पर इसके अलावा और भी तो कुछ ऐसा है जो कि स्टेट में इंक्लूड कर रखा है। जैसे मान लो कोई भी स्टैट्यूटरी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जैसे एलआईसी, ओएनजीसी है, तो ये कहने में तो ये आता ना कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। या फिर मान लो कोई भी एजेंसी, ये तो पब्लिक सेक्टर है। कोई अगर प्राइवेट एजेंसी है ना, वो भी अगर गवर्नमेंट की एजेंसी की तरह काम कर रही है उसकी एड से, तो फिर उसको भी स्टेट के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। तो ये तो हमने सिर्फ यूँ देखा कि स्टेट के अंदर, अगर स्टेट को डिफाइन कर रहे तो एक्चुअली इसके अंदर आएगा कौन कौन, वो देख लिया। अब क्यों इतना ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि जो भी हमने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं वो प्रोविजंस अगर उनका कोई वोलेशन करता है तो फिर उसके खिलाफ क्या रेमेडीज़ हैं। तो कौन वोलेशन करता है, वो ज़्यादातर एप्लीकेबल है स्टेट के ऊपर। और वो स्टेट क्या है, तो स्टेट के अंदर ये सब एजेंसीज आ जाएंगी जो हमने अभी देखी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सारी। और इसके अलावा जो भी अथॉरिटीज़ बचेगी जो जिनमें गवर्नमेंट का स्टेक है या फिर एज गवर्नमेंट
कि एजेंसी काम कर रही है, तो वो सारा अपना डेफिनेशन में आ जाएगा स्टेट। अब ये स्टेट की डेफिनेशन सेम रहेगी। एक तो ये 2 जगह डिफाइन कर रखी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो आर्टिकल 12 में डिफाइन कर रखी है। ये किसके लिए करी थी, ताकि जो भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर बार बार हम टर्म यूज़ कर रहे हैं ना स्टेट स्टेट, तो उसको उसके अंदर कौन कौन आएगा ये बताने के लिए। और दोबारा DPSPs करेंगे ना अगला चैप्टर, तो उसमें भी बार बार इसी चीज़ का जिक्र है कि स्टेट को ये करने की कोशिश करनी चाहिए, स्टेट को ये करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें भी वो स्टेट का मतलब क्या रहेगा, उसमें भी सेम रहेगा। उसमें आर्टिकल 36 में दोबारा से इस चीज़ को डिफाइन करा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर कोई डाउट, इसके बाद मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से समझा पाऊँ। वो थोड़ा सा ना ट्रिकी बना के कन्फ्यूज़न में डाल के और तब पूछते हैं, मान लो कि स्टेट के अंदर, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आएगा, क्या फिर ये जो फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है वो किन किन के अगेंस्ट हो सकता है, तो फिर ऐसे करके कन्फ्यूज़ करेगा। मेन अपना वही रखना कि अथॉरिटी मेन जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है या फिर उसकी एजेंसी की तरह काम करती है, तो वो सारे ऑर्गन्स हम स्टेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो उसका कमेंट सेक्शन में डाल दें। आगे देखते हैं, ये आर्टिकल 12 अपना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 13, क्योंकि हमने पूरा देखा था ना कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में डाल रखे आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक पूरा। तो आर्टिकल 12 अपना क्लियर। अब देखते हैं मेन ना इन्होंने 14 से तो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र शुरू करा कि मेन ना तुम्हारे को मतलब जो भी सोसाइटी में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, पर उससे पहले जो मेन चीज़ें हैं 12 में डिफाइन कर दिया और 13 में कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट की तरह डाल दिया कि आर्टिकल 13 बना के कि ना अगर कोई लॉ ऐसा बनता है जो कि इन फंडामेंटल राइट के साथ तालमेल सा नहीं बनाता, मतलब इनकंसिस्टेंट है उनके साथ, या फिर इनको नीचा दिखाता, किसी तरीके से डिग्रेड करके दिखाता फंडामेंटल राइट्स को, तो उस लॉ को नहीं माना जाएगा, वो लॉ हो जाएगा वॉइड। ठीक है, तो उसके बाद ये स्टार्टिंग करते हैं कि फंडामेंटल राइट में एक्चुअली अब हम डाल क्या क्या रहे, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएंगे। तो मेन चीज़ें बता के 12 और 13 में, फिर 14 से फंडामेंटल राइट शुरू करें, पर काउंटिंग में सारा अपना फंडामेंटल का ही आएगा, ये फंडामेंटल राइट का ही आएगा आर्टिकल 12 से स्टार्ट होके। तो 13 में देखो क्या बोला, ऑल लॉज, इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखेंगे। ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। देखो 3 चीज़ें इसमें देखने की हैं। एक तो कह रहा ऑल लॉज, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, और दूसरा कह रहा है जो कि फंडामेंटल राइट्स के क्या हो, इनकंसिस्टेंस हो या फिर इनको डिग्रेड करके दिखाता हो, तो वो सब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लॉज वॉइड हो जाएंगे। देखो, और फंडामेंटल राइट, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब सारे के सारे फंडामेंटल राइट का जिक्र कर रहा है इधर। देखो, एक तो ये हो गया फंडामेंटल राइट सारे के सारे, अगर उनको डिग्रेड करके दिखा रहे हैं या फिर उनके साथ इनकंसिस्टेंट है तो फिर उनको हम वॉइड कर देंगे। एक एग्जांपल लेके देखें, सबसे इजी सा, मान लो आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि कुछ 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं, उनके बेस में ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो मान लो कोई एक लेके चलते हैं कास्ट वाला, उसमें कास्ट भी एक पैरामीटर दे रखा है कि यूँ दे रखा है, या कास्ट मान लो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ भी है कि प्लेस ऑफ बर्थ है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट और स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। और मान लो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा बन रखा है जिसके अंदर ये होगा कि ठीक है, उसके अंदर ना जो अर्बन पीपल हैं सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, तो ये तो फंडामेंटल राइट ये बोल रहा है ना कि ना प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो फिर उस लॉ को इनवैलिड माना जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा, जो यूं कह रहा था कि अर्बन एरियाज वाले पीपल या फिर मान लो इधर के आसपास की इंडस्ट्री है तो इन्हीं को एडमिशन मिलना, मान लो PSU है कोई, ये तो ऐसा नहीं होगा, तो ये लॉ वॉइड हो जाएगा। और माना कौन जाएगा, फिर वही आर्टिकल 15 के अंदर की प्लेस ऑफ बर्थ को लेके या फिर कास्ट को लेके या फिर जो जो पैरामीटर इन्होंने 5 पैरामीटर दे रखे हैं उनके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो इस लॉ को क्या कर दिया गया, इसको वॉइड बोल दिया गया। ठीक है, तो देख वॉइड बोलने से क्या चीज़ें आ गई, एक वॉइड बोलेगा कौन, वो बोलेगा अपना कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट भी बोल सकता है। इधर देखती हूँ, वॉइड कौन बोलेगा, वॉइड बोल सकते हैं अपने कोर्ट, और कोर्ट में यूँ नहीं है कि अपने को दिखता है ना कि फंडामेंटल राइट का अगर वोलेशन होता है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट भी इसको कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। तो उसको क्या कर देंगे, उस लॉ को
वॉइड बोल देंगे, जो कि फंडामेंटल, किसी भी फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो या फिर उसको डेरिगेट, उसको नीचा करके दिखाता हो, तो उस लॉ को क्या कर देंगे, वॉइड। तो इससे यूं दिख रहा है ना कि मान लो लॉ किसने बनाया, पार्लियामेंट ने, और उसको वॉइड कौन बता रहा है, उसको वॉइड कर रहा है कौन, कोर्ट बता रहा है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन वाला ऑर्गन बता रहा है, जुडिशरी बता रही है उसको वॉइड। तो फिर एक ये फीचर उस चीज़ से मिलता है ना। हमने पीछे जो सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे उसमें भी था ना कि पार्लियामेंट की सोवेरेनिटी और जुडिशरी का भी सुप्रीमेसी, ये दोनों चीज़ों का एक तालमेल सा बैठता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो इसी तरीके से बैठता है कि पार्लियामेंट वो सोवरेन है अपने डिसीजन लेने में, कि वो किसी के आउटर इन्फ्लुएंस के बिना अपने डिसीजन ले सकती है, वो लॉज बना सकती है। उसने लॉ बना दिया, पर अगर मान लो वो फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहा है तो फिर इधर सुप्रीम कौन हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो जुडिशरी उधर उस केस में सुप्रीम हो जाएगी, वो उस लॉ को वॉइड कर देगी। तो फिर एक बैलेंस सा बन गया ना इन दोनों के बीच में। तो ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैलिएंट फीचर है, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो हमने इस आर्टिकल 13 पे आते हैं अपना वापस। आर्टिकल 13 में क्या क्या 3 चीज़ें नोट करी थी हमने। एक तो जिक्र करा था ऑल लॉज, ठीक है। एक करा था एनी फंडामेंटल राइट के अगर इनकंसिस्टेंट या डेरिगेटरी है तो फिर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों का तो हमने देख लिया कि एनी राइट, एनी फंडामेंटल राइट कोई भी हो, और दूसरा वॉइड का भी केस देख लिया कि कौन कर सकता है, कब कर सकता है। अब ऑल लॉज मतलब कौन से लॉज, तो उसको भी आर्टिकल 13 ने खुद डिफाइन करा है कि वो कौन से हो सकते हैं, कि परमानेंट लॉ जो कि पार्लियामेंट या फिर किसी स्टेट की लेजिस्लेचर ने इनेक्ट करे हैं, तो वो तो लॉज होंगे परमानेंट। इसके साथ साथ मान लो कोई ऑर्डिनेंस इशू करता प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, तो उसको भी लॉ की कैटेगरी में रखा जाएगा। और उसके साथ साथ कोई भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, देखो जैसे एग्जाम्पल दिया, कोई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बना रखा, लाइक ऑर्डर दे रखा, कोई बाई लॉ है, कोई रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन, ये डलते कब है, मान लो डायरेक्टली इनको पार्लियामेंट तो नहीं लगा रही, डायरेक्टली इनको कोई स्टेट का लेजिस्लेचर तो नहीं लगा रहा, इनको जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उधर, मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो वो सारे कुछ नोटिफिकेशंस लेते हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ रूल्स लेके आते हैं, कुछ ऑर्डर्स लेके आते हैं, तो उनको भी वो बेशक डायरेक्टली पार्लियामेंट से ना आए हों तो फिर भी उनको लॉ की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ और क्या चीज़ें आएंगी, नो लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, उसमें कैसे कोई कस्टम या फिर यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, मतलब कोई भी अगर यूँ लग रहा है कि कंट्री में फोर्स ऑफ लॉ है, कि उस लॉ को माना जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस चीज़ को भी लॉ के अंदर काउंट करा जाएगा। तो फिर एक वाइडर रेंज अपने आस पास ले आया ना आर्टिकल 13 में, जो हमने 3 चीज़ें अलग अलग निकाली थी, लॉज, ऑल लॉज। अब किस तरीके के लॉ, सिर्फ यूनी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लेके आ रहा है, उसके अलावा भी कई तरीके की चीज़ें हमने देख ली कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर तो लेके आ रहा है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसके साथ साथ ऑर्डिनेंस अगर गवर्नर प्रेसिडेंट लेके आ रहा है तो वो भी, और किसी तरीके की अथॉरिटी, तो वो भी सब कुछ लॉज के अंदर आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ क्या दिक्कत आई, यूँ कह रहे हैं कि ये सारे लॉज जो आर्टिकल 13 के अंदर दे रखे हैं इनको तो चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वोइलेट कर रहे हैं किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो उसको तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उनको चैलेंज कर सकते हैं। पर इसने बोला कि जो भी ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वो है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना कोई, उसके अंदर लॉ बना के लेके आए, तो वो उसको हम आर्टिकल 13 के अंदर हमने जो ये वर्ड इंक्लूड करा था ऑल लॉज, ये यहाँ पे ऑल लॉज, तो वो उसके अंदर नहीं डाला जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा लगा ना कि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लेके लॉ बनाया, तो है तो वो एक्चुअल में लॉ, तो उसको आर्टिकल 13 ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि उसको लॉ नहीं मानेंगे। पर उसके बाद ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केशवानंदन भारती केस 1973, उसके अंदर यूँ बोला जाता है ठीक है तुम लॉ नहीं मानते ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो लॉ मत मानो अंडर आर्टिकल 13, बट अगर कोई ऐसा काम करा गया है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर वोइलेट करता है, तो फिर उस लॉ को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ही वॉइड कर बोल दिया जाएगा।
ठीक है, तो एक ये स्पेशल नोट था इसका। तो इसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। और आगे देखते हैं अपना आर्टिकल 14। तो मेन जो चीज़ें बतानी थी इसको कि फंडामेंटल राइट्स के लिए क्या ज़रूरी है, वो 3 चीज़ें लगती मेरे को कि 12 में बता दी कि स्टेट के डिफाइन कर दिया कि बार बार टर्म स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, और यूँ बता दिया कि लॉज बनाओगे किस तरीके के लॉज होंगे, अगर वो वॉयलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को तो वो वॉइड बोल दिए जाएंगे। और एक ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट से अलग बताता है थोड़ा, वो आएगा आर्टिकल 35, जिसमें खुद इसकी रेमेडीज़ हैं कि मान लो हमने बना के तो रख दी कि ठीक है ये चीज़ें हमने फंडामेंटल राइट की तरह सब इंडिविजुअल्स को, सब सिटीजन्स को हमने दे दी, पर अगर इनका वोलेशन होता है तो क्या का आंसर आता है 35, आर्टिकल 35 में, कि जो बोलता है कि रेमेडीज़ भी इसके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी सारे बीच के आर्टिकल्स में यूं ही बताएंगे कि ये तुम्हारा पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है, ये किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, तो इस तरीके की चीज़ें देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 14। और फ्रेंड्स, से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो एक बार उसको सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट्स शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको भी हम सारे फंडामेंटल राइट जितने भी करेंगे ना, देखो हमने 12 से स्टार्ट करा था, 13 से, एक बार यूं कोशिश करना उसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि देखो जो फंडामेंटल राइट होगा वो कितना 1 या 2 लाइन का होगा, पर जो उसके एक्सप्लेनेशन होते हैं वो लंबी होती है ना, तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, जितने वर्ड्स को आप तोड़ के देख पाओ, समझ पाओ, तो उतना ही वो फंडामेंटल राइट अपने क्लियर होता है। तो इसीलिए मैंने जो आर्टिकल 13 करवाया ना, उसको भी देखो हमने कितना, जितना मैक्सिमम तोड़ पाए ना उतना तोड़ के और फिर समझने की कोशिश करें कि पर्टिकुलर वर्ड्स में वो क्या कहना चाह रहा है, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को घुमाते हैं। जैसे ओल्ड लॉज देख लिया था कि लॉज में देख लिया फिर क्या क्या आ रहा है, एक ये देख लिया था कि कोई भी फंडामेंटल राइट के लिए अगर इनकंसिस्टेंट या डेरोगेटरी है तो, और वॉइड को भी पूरा देख लिया ना खोल के कि वॉइड है, कौन उसको वॉइड बोल सकता है, कहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आ रही है, कहाँ पे ये जुडिशरी की सुप्रीमेसी आ रही है, सोवरेनिटी आ रही है, कुछ ऐसे डिसीजंस है ना, तो उन सब चीज़ों को यूँ देख लें। तो सारे फंडामेंटल राइट्स को हम ऐसे ही देखेंगे कि जितना मैक्सिमम उनको अगर तोड़ पाएँ और तोड़ के उसके अलग अलग वर्ड्स का मतलब देख पाएँ कि ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 बातें तोड़ने की हैं। कह रहा है कि एक तो स्टेट शैल नॉट डिनाई नहीं कर सकता टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन्होंने कोई पर्टिकुलर सिटीजन की बात नहीं करी, मतलब ये एप्लीकेबल होगा किसी फॉरेनर पे भी और किसी इंडियन के ऊपर भी, इंडियन सिटीजन के ऊपर भी। ठीक है, एनी पर्सन का मतलब ये हो गया। और इक्वालिटी बिफोर लॉ, 2 चीज़ें हैं, एक तो बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरी बोल रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखेंगे कि क्या तो अगर ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कह रहा तो उसका मतलब है, और क्या अगर बात कर रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ उसका मतलब है। ठीक है, वो देखते हैं। एक इसने बताया भी है कि जो ऑल पर्सन्स है ना, हमने पहले ही तोड़ लिया था ना कि एनी पर्सन बोल रहा है, एनी पर्सन मतलब सारे के सारे पर्सन, वो चाहे सिटीजन्स हो वो चाहे फॉरेनर हो। अब उसके साथ साथ क्या कर रहा है कि पर्सन यूँ नहीं है कि कोई इंडिविजुअल है, उसकी जगह कोई और लीगल पर्सन है तो उसको भी अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। लीगल पर्सन मान लो कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, मतलब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन मतलब कोई ऐसा कॉरपोरेशन जो किसी एक्ट के थ्रू बना हो, तो उसको भी एक आर्टिकल 14 एज एन लीगल पर्सन की तरह देखता है। या फिर कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनीज एक्ट के अंदर इंक्लूडेड है कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, फिर या फिर इस तरीके का कोई भी लीगल पर्सन, तो वो सब इंक्लूडेड है आर्टिकल 14 के अंदर, मतलब वो लॉ के आगे इक्वल होंगे, सब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ उनको अवेलेबल होगी। ठीक है, अब 2 चीज़ें हैं, एक तो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था ब्रिटिश से, मतलब इसका ओरिजिन ब्रिटिश से है, उससे इन्फ्लुएंस होकर हमने अपना इधर डाला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, 2 चीज़ों की बात करिए ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ वो तो ब्रिटिश ओरिजिन हो गया, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ
लॉ, ये कहाँ का है, ये यूएस से या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन है। ठीक है, अब दोनों चीज़ें मतलब दोनों का मतलब तो अलग हो जाएगा कुछ ना कुछ एक्सटेंड तक, पर दोनों का जो इंटेंशन है वो दोनों की सेम है कि इक्वल लीगल जस्टिस मिले इंडिविजुअल्स को, किसी को ज़्यादा प्रिविलेजेस ना मिले, कोई डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे ना रहे, कुछ इस तरीके की चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के दोनों। पर अगर जब थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं ना तो इनका मतलब चेंज हो जाता है। तो जो पहले वाला कंसेप्ट है ना, पहले वाला मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो क्या कहना चाह रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कह के उसका मतलब है कि किसी तरीके की स्पेशल प्रिविलेजेस किसी के फेवर में नहीं दी जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है कि इक्वल सब्जुगेशन होगा, मतलब जो भी लॉज बने हैं ना, ऑर्डिनरी लॉज हैं, वो उनको अगर एडमिनिस्टर करना है कोर्ट्स के अंदर तो फिर वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ का तो यही मतलब होगा ना कि कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है किसी इंडिविजुअल के लिए, और अगर वो लॉ के आगे खड़ा है तो ऑर्डिनरी लॉज कोर्ट के अंदर वो इक्वल सब्जुकेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ होगा उस इंसान के ऊपर, उस लीगल पर्सन के ऊपर। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब हो सकता है, ये कि कोई भी पर्सन हो, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, या फिर कोई ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल, चाहे किसी तरीके का कोई पर्सन है, तो सब के सब पर्सन इक्वल रहेंगे, कोई भी अबो द लॉ नहीं होगा, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, मतलब सबके सब इक्वल है। तो एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मतलब हो गया। तो कहना तो वही चाह रहा है कि इक्वल जस्टिस मिले सबको, कि लॉ के आगे सबके सब इक्वल है। तो ये हमने अलग अलग 3 मतलब इस चीज़ के देख लिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है। अब देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये थोड़ा सा रिवर्स करता है, थोड़ा सा सिचुएशन को अलग तरीके से देखता है, एंगल चेंज करके। ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड या फिर लाइबिलिटीज इम्पोज हो जाएंगे बाय द लॉ। मतलब लॉ अगर किसी भी इंसान को कुछ प्रिविलेज दे रहा है तो वो सबके लिए ही इक्वल हो। अगर वो क्या कर रहा है, कोई लाइबिलिटी इम्पोज कर रहा है कोई भी लॉ किसी इंसान के ऊपर, तो वो भी सबके लिए इक्वल हो। पर इसके ऊपर एक कंडीशन डाल दी कि उनके लिए सर्कमस्टांसेस हैं जो वो भी सेम होने चाहिए। इसको एक केस से देखते हैं। मान लो कोई मिडिल क्लास का पर्सन है, मान लो उसकी कितनी है 10,000 उसकी इनकम है, और कोई मान लो हायर क्लास का है, उसकी मान लो 10 लाख उसकी इनकम है, ठीक है, पर मंथ। तो अगर हम इससे क्या करें, गवर्नमेंट इससे भी 10% टैक्स ले ले और इससे भी 10% टैक्स ले ले, तो 10% करके इसका जो पोर्शन इसके पास बचा वो तो कम बच गया, और जो इसके पास बचा वो ज़्यादा बच गया। मतलब ओवरऑल में देखें तो थोड़ा सा यूँ नहीं हो गया कि इक्वालिटी तो है कि 10% इससे ले लिया, 10% इसी से ले रहे हैं, पर जो इसके पास 10% लेने के पास भी इसके पास तो ज़्यादा बचा, और इसके पास इतना कम, इस ज़्यादा कम रह गया। ठीक है, तो फिर उन केसेस में यूँ लगता है कि इक्वली अगर ट्रीटमेंट, तब अगर कंडीशंस सिचुएशन उनके लिए सर्कमस्टांसेस सेम हो तभी इक्वालिटी लेके आनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी मान लो सब पीपल, मान लो मिडिल क्लास के अंदर है, मान लो सबकी 10,000 इनकम है पर मंथ, तो उनके ऊपर सबके ऊपर सेम लगा दो कि 5% टैक्स लेंगे। और मान लो 10 लाख अगर किसी की इनकम है पर मंथ तो उनके लिए लगा दो, उनके लिए बेशक मान लो 20% भी कर रहे हैं टैक्स, तो भी यूँ हो जो भी इस इनकम क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर सबके ऊपर इक्वल लगा दो, और जो इस सिचुएशन के अंदर हैं उनके ऊपर मान लो 5% लगा रहे तो सबके सब पे 5% लगा दो। तो ये इस तरीके से चीज़ को समझाता है कि इक्वल ट्रीटमेंट तो करो तुम, इक्वालिटी तो रखो, पर जब रखो जब उनकी कंडीशन, उनकी सर्कमस्टांसेस इक्वल हों। ठीक है, तो ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है ये इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के थ्रू। ठीक है, इंटेंशन दोनों की सेम रही ना, वो भी इक्वालिटी लेके आना चाहता है, ये भी इक्वालिटी लेके आना चाहता है, पर इसने क्या कर दिया, थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दिया। किसके बेस पे, उनकी सर्कमस्टांसेस के बेस पे, कि सर्कमस्टांसेस अगर सेम है तभी उन पे इक्वल लॉज इम्पोज करो। तो ये कहना चाह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के थ्रू। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मान लो क्लासिफिकेशन तो कर रहे हो तुम
ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन करके और फिर उनके ऊपर इक्वल लॉज लगा दो। पर जो ये क्लासिफिकेशन करोगे वो ऐसे ही नहीं होगी, रैंडमली कुछ भी कर दी, आर्बिट्रेरीली कुछ भी कर दी। वो क्या होनी चाहिए, वो जस्टिसिएबल होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से उनको क्लासीफाई करे किसी रीजनेबल रीजन पे। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है। एक रूल ऑफ लॉ का क्या कहना है कि रूल ऑफ लॉ में वही होता है कि ये किसने इन्वेंट करा था, ये वाला एवी डायसी ने। उस रूल ऑफ लॉ के अंदर इसने 3 चीजें बताई, पर अपने इंडिया में ये 2 चीजें एप्लीकेबल होती है। एक तो है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। मतलब है ना, रूल ऑफ लॉ के अंदर ये है कि जो काम होगा वो रूल के हिसाब से होगा। यूँ नहीं है कि किसी के पास आर्बिट्रेरी पावर है स्टेट के पास और वो किसी ने लॉ को ब्रीच नहीं करा तब भी उसको पनिशमेंट मिल गई। अगर किसी को पनिश करा जा रहा है तो उसको किस पे, ब्रीच ऑफ लॉ अगर उसने कर रखा है तभी उसको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे आर्बिट्रेरी मतलब अपने आप से कुछ भी उसको पनिशमेंट नहीं मिल जाएगी। तो एक तो रूल ऑफ लॉ के अंदर ये होता है, और दूसरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट इज इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। तो यूं कह रहा है कि ना इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ रहेगी, मतलब चाहे वो पर्सन कैसा भी हो, रिच हो, पुअर हो, हाई ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, कैसा भी हो, उनके ऊपर जो लॉज बन रखे हैं वो इक्वली अप्लाई होंगे सबके ऊपर। तो ये 2 फीचर ही हमने ऊपर देखे थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यही तो देख रहे थे हम कि सर्कमस्टांसेस इक्वल हो तो इक्वल तरीके के ही लॉ लगने चाहिए उनके ऊपर। ठीक है, इधर भी यूं ही कह रहे थे इक्वालिटी ऑफ लॉ में कि इक्वल तरीके से सबके सब इक्वल है, सब पे इक्वल लॉज लगेंगे। यहाँ पे भी वही बात कह रहे थे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, बस उसमें क्या ऐड कर दिया, सर्कमस्टांस को ऐड कर दिया कि अगर सर्कमस्टांसेस सबके सेम हैं जिस क्लास के, तो उनके ऊपर सेम लॉज होने चाहिए। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। ये सब लॉज में होगा कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स करेंगे ना उन पे 2-3 चीज़ें देखेंगे। एक तो हम तोड़ ताड़ के यूँ देखेंगे कि क्या एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है, और उसके बाद कुछ अगर इसके एक्सेप्शंस हैं तो वो देखेंगे, और क्या देखेंगे, कुछ मान लो इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, हमने वर्ड यूज़ करा था ना पहले, इनके फीचर्स देख रहे थे तब, कि अगर कोई लॉ है, फंडामेंटल राइट है, तो उसके ऊपर क्या वो परमानेंट है या फिर वो एब्सोल्यूट है। तो हमने देखा था ना कि वो क्वालिफाइड है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फिर ऐसे ही कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो उस तरीके की चीज़ें वो देखेंगे। तो फिर इसमें भी हमने देख लिया ना आर्टिकल 14 में, इसको पूरा तोड़ मरोड़ के देख लिया कि अलग अलग वर्ड क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या मतलब है, और उसके साथ साथ इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यूँ बोल दिया ना कि लॉ के आगे सब इक्वल है। मान लो कोई SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उनकी सिचुएशन सोसाइटी में थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे है ना, वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है ना। अब मान लो फिर भी सिचुएशन ठीक हो रही है कुछ एक्सटेंड तक, पर जिस टाइम पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस तरीके की चीज़ें तो लेके आनी थी कि उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म तो मिले, इक्वल सर्कमस्टांस तो हो, तभी तो इक्वालिटी ऑफ लॉ लेके आएंगे। तो फिर उन चीज़ों के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी छोड़ दे, और कुछ हाईली मतलब जो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके ऑफिसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लेके आए गए हैं। तो वो देखते हैं। एक एक्सेप्शन में है अंडर आर्टिकल 361, उसमें कहता है जो प्रेसिडेंट है ना उसके ऊपर प्रेसिडेंट और किसी स्टेट के गवर्नर्स उनके ऊपर एप्लीकेबल है। एक तो पहला ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर वो किसी भी कोर्ट को आंसवरेबल नहीं होंगे। उन्होंने जो भी अपना ऑफिस के अंदर जो भी काम करा है, जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म करी हैं, किस तरीके से करी हैं, तो इस चीज़ के लिए वो कहीं पे भी आंसरेबल नहीं होंगे। एक तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए ये है, और दूसरा कोई भी ना उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती जब तक कि वो ऑफिस में है, प्रेसिडेंट के ऊपर भी और गवर्नर के ऊपर भी। और दूसरा क्या हो सकता है, उनको अरेस्ट करने के लिए कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, मतलब उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, इतने वो ऑफिस में हैं। और तीसरा ये कुछ थोड़ी सी पार्शियल सी है
सिचुएशन, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो चला ही नहीं सकते, यूँ बोल दिया था ना कि चला ही नहीं सकते गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर, पर यहाँ पे यूँ कह रहे हैं अगर सिविल प्रोसीडिंग्स चलानी है ना गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर, उनको पहले 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा, 2 मंथ के लिए नोटिस दिया जाएगा, और उसके बाद सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को अंडर आर्टिकल 361 के। और क्या दे रखे हैं, जैसे मान लो कोई एमएलए है, एमपी है, इन दोनों को इकट्ठा कवर कर लेते हैं, ठीक है। कोई एमएलए एमपी वगैरह हैं, इन्होंने अगर इन्होंने पार्लियामेंट में, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसने अगर पार्लियामेंट में कुछ बोला है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, किसी टॉपिक के ऊपर कुछ वोट डाला है, तो उनके लिए वो कहीं पे भी आंसरेबल नहीं होंगे। तो ये एक एक्सेप्शन किनको मिल रखी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 105 के अंदर। और ऐसा ही सेम एप्लीकेबल होता है किसी स्टेट लेजिस्लेचर में। मान लो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो एमएलएज वगैरह हैं, उनको वो भी कहीं पे भी आंसरेबल नहीं होंगे। उन्होंने जो भी उन स्टेट लेजिस्लेचर में पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, कुछ बोला या फिर वोट वगैरह डाली है, तो उसके लिए आंसरेबल नहीं होंगे। ये है अंडर आर्टिकल 194 के अंदर, ठीक है। एक बीच में ये 361 था, इसके अंदर 361A आर्टिकल है, इसके अंदर बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर मान लो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है उनकी अगर ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करता है ना कहीं पे, तो भी उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी, ठीक है। ये था। और कुछ क्या आता है, आर्टिकल 31C, ये भी एक्सेप्शन है कि जहाँ पे आर्टिकल 31C किस लिए लेके आया कि कुछ तरीके के फंडामेंट जैसे DPSPs हैं, और वो भी कौन सा, आर्टिकल 39 के अंदर जो B और C के अंदर आते हैं ना, अगर उनको हम अप्लाई करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को, मतलब कुछ स्पेशल प्रोविजंस किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अगर देने पड़ रहे हैं, तो भी यूँ नहीं माना जाएगा कि वो आर्टिकल 14 का वोलेशन हो गया। तो फिर यूँ कहते हैं जहाँ पे आर्टिकल 31C आ गया ना, तो उधर 14 नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हम आगे DPSPs का चैप्टर करेंगे ना 39 को, इसको उधर अपना डिटेल में देखेंगे कि क्या कहता है आर्टिकल 39। इसके अलावा किनको एक्सेप्शन है, जैसे कोई फॉरनर रूलर वगैरह हैं, एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट हैं, और UNA की एजेंसीज वगैरह हैं, ये सब अपनी इम्यूनिटीज़ मिलती है इनको क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग से, कि इंडिया में इनके ऊपर अगर कोई एज डिप्लोमेट आया है या फिर कोई एम्बेसडर की तरह आया, तो फिर उनके ऊपर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना आर्टिकल 15 कल स्टार्ट करते हैं। और अगर आर्टिकल 14 में, 13 या फिर 12 में अगर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं हर एक डाउट को लेके चलूँ। और प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करें। तो कल अपना स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 15। और ये बुक मैं तो करा रही हूँ 8th एडिशन वाली में से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी 8th एडिशन हो। जो भी बुक है, मान लो 5th एडिशन, 6th, 7th, जो भी पुराना एडिशन है ना, अपना वो साथ में रखे और उसके साथ पढ़ाई करें। क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो की क्वालिटी में कहीं पे दिक्कत हो, मान लो नहीं अच्छे से दिखाई दे रहा हो, तो अपना बुक अपनी साथ में रखें, ठीक है। और अगर 8th एडिशन न्यू कुछ नई चीज़ें ऐड हो रखी होंगी तो मैं साथ के साथ बताते रहूँगी आपको। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।